અને હું તેની સામે જે પાર્ટી હોય, ચાહે કોંગ્રેસ હોય, ચાહે આમ આદમી પાર્ટી હોય, તેને જંગી બહુમતીથી ચૂંટાવી અને ભાજપને હું જમીન ઉપર લાવી દઈશ. मोदी राजा तो बन गए पथारी बन गए जाके बीजेपी चोरी कर गए की गल सी बने एडी बोलने तो उन्होंने जाते और उन्होंने जेला बंदे निकाल ली ने जब वो यात्रा का समापन होगा तो हरियाणा में एक बहुत बड़ी रैली की जाएगी. सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन कर गुमनाम भी कर देता है. सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन कर गुमनाम भी कर देता है. वक्त से आँख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है. नमस्कार, सलाम, आदाब. मैं आपका दोस्त इस्राइल चौधरी हाजिर हम फिर से एक और नई वीडियो लेकर. लेकिन पहले वीडियो देख लेते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे. सो लेट्स कम एंड वॉच द वीडियो. અને હું તેની સામે જે પાર્ટી હોય, ચાહે કોંગ્રેસ હોય, ચાહે આમ આદમી પાર્ટી હોય, તેને જંગી બહુમતીથી ચૂંટાવી અને ભાજપને હું જમીન ઉપર લાવી દઈશ. मोदी राजा तो बन गए पथारी बन गए जाके बीजेपी चोरी कर गए की गल सी बने एडी बोलने तो उन्होंने जाते और उन्होंने जेला बंदे निकाल ली ने जब वो यात्रा का समापन होगा तो हरियाणा में एक बहुत बड़ी रैली की जाएगी. पहले और दूसरे चरण के मतदान में हमारे देश की जनता ने इन तानाशाहों की हेकड़ी तो निकाल दी, लेकिन अब तसल्ली से और ज्यादा जागरूकता से और ज्यादा शक्ति से इनका पक्का इलाज करने जा रही है हमारे देश की जनता. जितने भी चुनाव चरण रह गए उनके अंदर रूप के साथ दिखाने वालों किस तरीके से हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में हर वर्ग ने ये हर मर्ज की दवा इनके पास बस डंडा था, जो लफ्ज जुबान इनके मुख से निकल रहे हैं वही उल्टे पड़ जा रहे हैं. और कोई नहीं, विपक्ष जवाब नहीं दे रहा, इस देश की जनता जवाब दे रही है. राजपूत समाज के खिलाफ टिप्पणी की गई थी. पहले और दूसरे चरण में राजपूत समाज ने दिखा दिया कि भाजपा ये तुम्हारी असल औकात क्या है. मांगा क्या था? पुरुषोत्तम रुपाला की टिकट वापस होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने राजपूत समाज को अभद्र टिप्पणी करके संबोधित किया था, इतिहास के साथ खिलवाड़ किया था. भाई साहब, उनकी इस बात को नहीं माना गया. इन्होंने अपने आप को मान रखा था, इन तानाशाहों ने, कि तुम्हारा प्रोपेगेंडा और तुम्हारा माया जाल झूठ और नफरत का इतना फैल चुका है जिससे कोई भी समाज एकजुट होकर तुम्हारा बहिष्कार नहीं कर पाएगा. लेकिन इस रीत को राजपूत समाज ने तोड़ दिया. हर वर्ग ने एकजुट होकर दिखा दिया कि असल मुद्दे तो हमारे आत्मसम्मान के, रोजगार और महंगाई के हैं. राजपूत समाज ने किस तरीके से अब शपथ ली है बीजेपी को गुजरात के अंदर पटखनी देने की, और जहां जहां क्षत्रिय समाज के लोग हैं वो भी यही करेंगे. और आगे आने वाले चरण तो मुख्य तौर पर जो कोर वोटर बैंक है भारतीय जनता पार्टी का, उसी बेल्ट में उन्हीं सीटों पर चुनाव होने वाले हैं. और आज ये वीडियो सामने निकल कर आ रहा है. बड़ी संख्या में राजपूत समाज ने हाथ उठाकर शपथ ले लिया है कि इनका इलाज हम करने वाले हैं. लोकसभा चुनाव में इनको वोट नहीं डालेंगे. बाकी कोई भी पार्टी हो जो इनको हरा सकता है उसका समर्थन करेंगे. बड़ी संख्या में माहौल सबसे बड़ी चीज होती है, और माहौल हिंदी बेल्ट में क्षत्रिय समाज ने, बेरोजगारों ने बना दिया है. आपके सामने तस्वीर किस तरीके से शपथ ली जा रही है इनकी पक्का इलाज करने की. देखिए, હું કોઈ પણ હાલતમાં, કોઈ પણ લોભ લાલચમાં, કોઈ પણ ડર વગર, કોઈ પણ ભય વગર હું ભાજપને વોટ નહીં આપું. અને હું તેની સામે જે પાર્ટી હોય, ચાહે કોંગ્રેસ હોય,
चाहे आम आदमी पार्टी हो, मारो तो वोट आपी ई सिवायना मिनिमम 10 वोट आ पक्षने पाई અને એને જંગી બહુમતીથી ચૂંટાવી અને ભાજપને હું જમીન ઉપર લાવી राजपूत દઈશ। समाज दवा सही से और जिंदाबाद। तसल्ली से और सही जगह पर दी जा रही है ना, समझ रहे हैं ना आप भी। इतना ही नहीं, राजपूत समाज ने अपनी स्वाभिमान अस्मिता यात्रा निकालनी शुरू कर दी है, जो गुजरात के गांव-गांव में जाने वाली है। आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें देख लीजिए। महिलाओं ने और राजपूत समाज के और क्षत्रिय समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर इस यात्रा को शुरू कर दिया है, जो सबको जागरूक करेगी कि बीजेपी ने हमारे सम्मान के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया। भारतीय जनता पार्टी का जब हमारे देश में कोई आगमन ही नहीं हुआ था, जब जनसंघ हुआ करता था, उस समय से क्षत्रिय समाज जनता पार्टी का सहयोगी रहा है। इनके बलबूते ही देखिए आज जहाँ तक बीजेपी पहुंची है, इससे नकारा नहीं जा सकता। योगदान तो हर समाज का होता है, लेकिन जो हमेशा बना रहे उसकी इज्जत करनी चाहिए। यही पार्टी के लोग अगर राजपूत समाज पर गलत बोल रहे हैं तो उनको राजपूत समाज के मान का ख्याल रखना चाहिए। गलती मांगनी चाहिए थी, और गलती मानने के बाद जो मांग है कि पुरुषोत्तम रूपाला की टिकट वापस आनी चाहिए, तो वो भी करनी चाहिए थी। इतने साल तक सरकार में लाए हैं यार, तुम्हें गद्दी पर बैठा है, बड़ी बड़ी कुर्सियां सौंपी है, उनके कहने से एक टिकट वापस नहीं हो सकती, टिकट नहीं बदली कर सकते। लेकिन ठसक इतनी है कि जो हमने निकाल दिया अपने मुख से, जो तानाशाहों की रवैयत होती है कि जो कह दिया वही कानून, जिसको टिकट दे दिया वही लड़ेगा, चाहे कोई कितना एकजुट होकर खड़े हो जाओ, तो रिजल्ट है ना इनके सामने। अब पुरुषोत्तम रूपाला भी ऐसे ऐसे करने लगा। आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, पुरुषोत्तम रूपाला का स्टेटमेंट आ गया है। मेरी गलती मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन पीएम मोदी के खिलाफ क्षेत्रीय समुदाय को खड़ा कर देना मुझे सही नहीं लगता। पीएम के खिलाफ दर्शाए जा रहे आक्रोश को लेकर पुनर्विचार करें। अब कैसे हल्के में लिया था। जब शुरुआत से बड़ी बड़ी महापंचायत करके ये कहा जा रहा था कि जो भाजपूत हैं वो पुरुषोत्तम रूपाला की बात से सहमत हो गए, लेकिन असल राजपूत जो है, असल क्षत्रिय जो है, आज मैदान में आकर अपने स्वाभिमान और इज्जत की लड़ाई लड़ रहा है। कितने बड़े बड़े प्रदर्शन हर जगह पर हुए, यूपी में हुए, गुजरात में हुए, राजस्थान में हुए, उस समय पर इनके मुख से एक शब्द नहीं निकला। तब तो इनको लगा था कि देखिए हमने क्षत्रिय समाज को भी आपस में इतना बांट रखा है, राजपूतों को भी हमने इतने भाजपूत बना रखे हैं कि यही इनके सामने खड़े हो जाएंगे और एकजुट नहीं होंगे। अब निकल गई हो किड़ी, अब वोट नहीं पड़ रहे, तो इनको पता क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, पीएम मोदी के खिलाफ क्षेत्रीय समुदाय को खड़ा कर देना मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों? पीएम मोदी को बनाया किसने? बीजेपी को बनाया किसने? जिन्होंने वोट दी है उनकी आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसी की ठसक पे पर, तो उसी के चेहरे पर तो तुम वोट मांग रहे हो। वही है तो जब भी तुम ही हो ना, टिकट तो देने वाला वही है ना, तो इलाज भी वहीं से होगा, उसका इलाज होगा तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये नहीं आते इस लाइन पर भी अगर राजपूत समाज इकट्ठा होकर बीजेपी का बाइकआउट नहीं करते थे, माफी भी नहीं मांगते भाई साहब, ये हालत हो गई है इनकी। अब इलाज तो हो गया, माहौल तो बन गया, वोट तो डालेंगे नहीं। सम्मान चीज़ एक ऐसी होती है, उसके साथ खिलवाड़ हो जाए, वो भी बहन बेटियों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करना, लोग उसको इसी लोकसभा चुनाव का सदियों तक नहीं बोलते, याद रखते हैं। और एक बार वोटर बैंक खिसका, उसको वापस पटरी पर किसी दूसरी तरफ आने में 30-35 साल तो आराम से लग ही जाते हैं, बहुत सारे उदाहरण। यही नहीं, हमारे किसान वर्ग से भी जबरदस्त खबरें आ रही हैं। जो लंपट लोग होते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, पहले कांग्रेस की विचारधारा या हर वर्गों के हक की बातें करते हैं और अपने लोभ लालच के चलते चुनाव के नज़दीक बीजेपी में धूम लगा जाते हैं और वहीं से टिकट पा लेते हैं। ऐसे लोगों को भी किसानों ने, हमारे देश की जनता ने तसल्ली से धोया है। नवीन जिंदल है, कांग्रेस में थे, कांग्रेस पार्टी छोड़ी, आज छोड़ी, कल ही टिकट मिल गई, कल ही प्रत्याशी बना दिए गए हरियाणा के कुरुक्षेत्र से। भारतीय जनता पार्टी पानी पी पी कर इनको कोयला घोटाले में कोसती थी, और जब यहाँ वॉशिंग मशीन में धुलकर बीजेपी में आ गए तो उनके सबसे प्रबल कैंडिडेट इनको बताने में लगे हुए हैं। किसानों के फंस गए, वोट मांगने के लिए आया था, कहा है किसानों ने इनसे कि राजा आदमी था, फकीर बन गया। सावित्री जिंदल जी इनकी माता जी विश्व की और हमारे एशिया की सबसे अमीर महिलाओं में शुमार है, और ये ढोंग कर रहे हैं। जिस तरह किसान बोरी कंधे पर उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखता है, वैसे नौटंकी करते हुए नजर आए। किसानों ने इनको पकड़ लिया कि क्यों राजा से फकीर बन गया। ईडी के डर से चला गया बीजेपी में, विश्वासघात कर दिया अपने लोगों के साथ। जेल में तो केजरीवाल भी है, निकल आएगा 2-3 महीने में, और नहीं निकलेगा तो फांसी तोड़ दिया जाएगा। भगत सिंह को भी तो फांसी तोड़ दी गई थी। असल औकात दिखाई, मतलब बुद्धजिल हो तुम, ईडी के डर से भाग गए, सामना नहीं कर सके, हर वर्ग की बातें कर रहे थे तो किसी के आगे झुक गए, क्योंकि उनके हाथ में ईडी राइट की डोर थी और तुम्हें किसी भी तरह से मोड़ा जा सकता था तो तुम मर गए। तुमने रीढ़ नहीं दिखाई, जेल जाने से डर गए।
मुख के ऊपर बेइज्जती। सोशल मीडिया पर जबरदस्त वीडियो वायरल हो रही है, नवीन जिंदल की देख लीजिए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋਨੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਇਹ ਕੀ ਰਾਜੇ ਹੋ ਗਏ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਿਆਮ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕਰ ਗਏ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ ਬੜੇ ਈਡੀ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਬਣ ਜੇਲਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ 4 ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਰਦਾਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਫਾਂਸੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਪੜ ਗਏ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜਾ ਤੋੜ ਗਏ ਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੰਘਰष करदे ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। अब आ जाइए कुरुक्षेत्र के बगल में ही अम्बाला में बंतो कटारिया जी लोकसभा की प्रत्याशी हैं भाजपा की तरफ से। किसान जवाब मांगने के लिए आजकल हर जगह जा ही रहे हैं, किसी को छोड़ नहीं रहे। कहीं कहीं तो पुलिस वाले रोक लेते हैं कि देखिए इस चौपाड़ में तो बंतो कटारिया जी आ रहे हैं, बीजेपी के प्रत्याशी आ रहे हैं, तो तुम नहीं जा सकते। पुलिस वाले वहीं रोक लेते हैं। लेकिन गाँव का तो बहुत बड़ी परिधि होती है, किसी गली से घुसकर कहीं पहुँच जाओ, लोग पहुँच जाते हैं। इनसे पूछा मोहतरमा से और पूरा चिट्ठी लिख कर दिया कि लखीमपुर खीरी में किसान मारे गए थे, उनको न्याय क्यों नहीं मिला, सुखवर्ण सिंह को गोली क्यों मारी, केस वापसी क्यों नहीं हुए, एमएसपी का वादा पूरा क्यों नहीं किया गया। फिर ये चिट्ठी थमाने के बाद इनसे एक एक जुबानी रूप से बोलकर किसानों ने सवाल पूछा। तो मैडम जी ऐसे सवाल पूछ रहे तो मैडम जी हाथ जोड़कर नमन कर रही ऐसे। जवाब चाहिए, नमन थोड़ी ना चाहिए। नमन तो अगर किसानों की मांग पूरी कर लोगे तो ये किसान ही आपको नमन कर देंगे। मैडम जी तस्वीरें देख लीजिए और जवाब देने की बजाय किस तरीके से नतमस्तक होकर वहां से निकलने की कोशिश है मैडम जी कर रही है आपके सामने। बोल नहीं निकला हाथ आप लोगों ने खराब काम। भाई साहब 7 मई से किसानों ने पूरे हरियाणा में किसान बेल्ट में किसान यात्रा करने का ऐलान कर दिया है। गांव-गांव में जाएंगे, घर घर में जाएंगे, बताएंगे कि देखिए हमारे साथ कितना गलत हुआ। तो जहां पर सवाल जवाब लोग नहीं मांग रहे वहां पर भी उठ खड़े होंगे और इनकी वो हैसियत होगी, वो हाल होगा किसान बेल्ट में जो इन्होंने कभी सोचा नहीं था। ये तो सोच रहे थे ना, इनके अंदर घमंड था कि पंजाब से किसान आ रहे हैं तो इनको खालिस्तानी और आतंकवादी और पत्थरबाज दिखाकर बॉर्डर पर ही रोक दो, आगे आए तो गोली मारो, मार डालो, जान ले लो इनकी, रबड़ बुलेट चलाओ, असली वाली बुलेट चलाओ, ड्रोन से आंसू गैस के गोले टपकाओ, कीले गाड़ दो, कंटीले तार लगा दो, जो जुर्म हो सकता है हद से हद ज़्यादा वो करो। पंजाब के बॉर्डर में घुस जाओ, हरियाणा पुलिस को आदेश दे दो कि तोड़ डालो उनको, ट्रैक्टर ट्रॉली पानी की टंकी खेतों में फेंक दी। वो जुल्म हमने देखा ना, तो उसका एक एक करके किस्तों में हिसाब करके किसान दे रहे हैं। गाँव में आ रहे हैं तो 144 लगाई थी तो 288 लगाकर इनकी बेइज्जती कर रहे हैं। कल मैंने दिखाया था किस तरीके से किसान इनको गंदे गद्दार आदमी कहकर गांव से खदेड़ रहे हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से लोकसभा प्रत्याशी जो है धर्मेश सिंह जी मौजूदा सांसद, उनको खदेड़ा गया था। और यहीं किसान अब यात्रा के माध्यम से पूरे हरियाणा को, पूरे किसान बेल्ट को जागरूक करेंगे और हर जगह इनका यही हाल होने वाला है। उस समय तो मनोहर लाल खट्टर जी थे, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला थे, जजपा वाले और बीजेपी वाले बड़े घमंड में थे कि तुम्हारा राज है तो दे दो पुलिस को आदेश, जो हो सकता है वैसे इनको तोड़ो। लेकिन अब क्या, अब पतलून गीली हो रही है तो किस लिए हाथ जोड़ रहे हो? कोहनियों तक के हाथ जोड़ रहे हो ना, मुंडी हिला रहे हो ना, गांव से भाग रहे हो ना, गंदे गद्दार का टैग लगवा रहे हो ना। क्यों? क्योंकि तुम ऐसे हो, इसी के लायक हो। तुमने सोचा था कि किसानों को, पंजाब वालों को सिर्फ तथाकथित किसान दिखा दो और किसान इनके साथ आएंगे नहीं। लेकिन जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए खून बहाया हो, जिन्होंने के पूर्वजों ने लड़ना सीखा हो, तो उनके वंशज किस तरीके से होते हुए अन्याय के खिलाफ चुप घर में बैठ सकते हैं। हम भी किसान पुत्र हैं, सबसे पहले ये बताना ठीक समझते हैं। और सरकार से, बस बीजेपी सरकार से सिर्फ इतना कहेंगे कि करम की उम्मीद तुमसे जिन्हें होगी तो होगी, करम की उम्मीद तुमसे जिन्हें होगी तो होगी, हमें तो देखना ये है कि तू जालिम कहाँ तक है और तेरी जुल्मतों का दौर अब ये खत्म होने वाला है। फ्रेंड्स, पिछले दिनों आपने किसानों का हाल देखा। गन्ना बेल्ट, क्या सभी किसानों का कितना बुरा हाल किया गया, रबड़ बुलेट चलाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए
और वहां पर ऐसे बॉर्डर बनाया गया जैसे एक देश से दूसरे देश के बीच में बनाया जाता है। और बात करें राजपूत समाज की, राजपूत समाज वो समाज है जिसने, इतिहास गवाह है कि जिसने अब से नहीं, सदियों से जब राजतंत्र था तब से जहां जहां उन्हें जो जो जिम्मेदारी सौंपी गई, वहां उन्होंने अपनी इज्जत के साथ कभी समझौता नहीं किया, भले ही उनकी गर्दन कट गई। और राजपूत समाज अगर एक हो चुका है और उन्होंने प्रॉमिस कर लिया है और उन्होंने शपथ भी ले ली है, तो ये तय है कि ये वोट बीजेपी को हरगिज नहीं जाएगा। फ्रेंड्स, ये तो सिर्फ आपने एक झलक देखी, चारों तरफ से इस तरह की घटनाओं की खबरें आ रही हैं, आप बखूबी जानते हैं अब की बार बीजेपी का सूपड़ा साफ होने वाला है। बीजेपी नेताओं की रातों की नींद उड़ गई है। योगी को मोदी ने अल्टीमेटम दे दिया है कि तुमने प्रदेश में कमाया तो कमाया क्या। और अनभक्त खुश हो रहे हैं, बुलडोजर बाबा। कौन सा कानून है ये, कोई जरा सी गलती कर दे उसका घर गिरा दो, उसके बच्चे कहां जाएंगे। बिल्कुल अंधी बहरी सरकार है ये। बेरोजगार सड़क पर रोजगार मांगने के लिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन करे तो लाठी, किसान शांतिपूर्वक अपनी कोई मांग रखे तो लाठी, हर बात पर लाठी बजाते हैं ये लोग। बड़े घमंड में आ गए थे, बड़े घमंड में हैं, समझते हैं कि बस हम तो हमेशा और हमेशा के लिए बन गए। ये जो राहत इंदौरी कह गए थे कि ये जो साहिब मसनद है, ये किराए का मकान है, कोई जाति घर थोड़े ही है। ये किराए के मकान में है, कोई जाति घर थोड़े ही है। तो ये भी बदलेंगे, इनको भी बदलना पड़ेगा। और इन्होंने जिस तरह से जुल्म किया जनता पर और दूसरे लोगों पर, दूसरे लोग पर जुल्म नहीं किया, सॉरी, दूसरे लोगों पर इन्होंने कर्म किया। दूसरे लोगों पर तो इन्होंने बड़ी कृपा की। नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, पता नहीं कितने करोड़ों रुपए देकर उनको देश से बाहर भेज दिया। लगता है इन्होंने पहले ही अपना इंतजाम विदेश में कर लिया है भाग जाने का। लेकिन अगर नहीं भाग पाए तो किस डंडे से यहाँ की जेल में पिटेंगे, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। चूंकि इन्होंने संविधान को ताक पर रख दिया है और कानून अपने हाथ में लेकर ये काम कर रहे हैं। हाँ, अगर ये बेईमाना करते हैं, चुनाव में गेटिंग सेटिंग चलाते हैं, ईवीएम घोटाला होता है, चुनाव आयोग चुप रहता है, जो कि इनकी रखेल है, हाई कोर्ट कुछ नहीं कहता है, तो फिर शायद इनकी इज्जत बच सकती है, क्योंकि इन्होंने सारी संस्थाओं को अपने काबू में कर रखा है। ये बात अगर आप पिछले दिनों की कुछ घटनाओं को पलटेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ऐसा ही है। लेकिन अगर जैसे जनता का शासन चलता है, अगर चुनाव उसी तरीके से हुआ तो इनका सूपड़ा साफ होने वाला है। और फिर इनकी दो ही जगह होगी, या तो विदेश में या जेल में। सारे अपराधी हैं, बीजेपी में जितने भी शामिल हैं सारे अपराधी हैं। अपराध भी इन्होंने अपने ऊपर से खुद हटा लिए हैं। बड़े बड़े नाम, कोई तड़ी पार है,
कोई गोधरा कांड का आरोपी है, किसी किसी पर 24-24 मुकदमे हैं, जबकि 24 इंच का उसका कद भी नहीं है। जी हां, अगर मैं कहूंगा तो आप समझ जाएंगे कि मैं गोरखपुर वाले योगी आदित्यनाथ की बात कर रहा हूं। फ्रेंड्स, इन बीजेपी वालों ने शासन ऐसे किया जैसे तानाशाह करते हैं, और ये शायद देश को तानाशाही की कैटेगरी में ही लाना चाहते हैं। चुनाव तो नॉर्थ कोरिया में भी होते हैं, लेकिन जो किम जोंग के खिलाफ वोट डालता है, पता नहीं शाम तक वो जिएगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। चुनाव तो रूस में भी होते हैं, लेकिन पुतिन हर बार बन जाता है। चुनाव तो चीन में भी होते हैं, लेकिन शी जिनपिंग को कोई हटा नहीं पाता है। इसी की तरफ ये देश को ले जाना चाहते हैं। इसलिए आप जाग जाइए और लोकतंत्र को बचाइए। गिरा दो मेरे यार, गिरा दो, जो उनकी दुश्मन हो वो सरकार गिरा दो। अब जो भी चल रहा है ये निजाम बदलना चाहिए। अगर आसपास ना हो नदी, रेत ही से पानी निकलना चाहिए, मगर कुछ भी हो ये निजाम बदलना चाहिए। अब की बार अगर डेमोक्रेसी को बचा लिया गया तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी, नहीं तो ये हमारे लिए ही खराब बात नहीं होगी। हम अपनी आने वाली नस्लों को भी जवाब नहीं दे पाएंगे कि जब देश में ये सब हो रहा था तो तुम कहां थे। हम शर्मिंदा हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, और आपको बताने की जरूरत क्या है, आप खुद आई थिंक समझदार हैं। इसी के साथ आज की वीडियो में लेते हैं आपसे विदा। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।